Today we are going to start a new chapter in biology and the name of that chapter is locomotion and movement. अब इंट्रोडक्शन की बात करें इसके कि लोकोमोशन और मूवमेंट का मतलब क्या है, तो मूवमेंट तो किसी भी तरीके की हरकत को कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म कर रहा है, लेकिन लोकोमोशन एक बहुत ख़ास तरीके की मूवमेंट है जिस मूवमेंट की वजह से ऑर्गेनिज्म का चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ लोकेशन हो जाए, उस मूवमेंट को हम लोग लोकोमोशन कहेंगे। अब यही चीज़ एनसीईआरटी आपको समझा रही है क्या कि मूवमेंट की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स में से एक है। एनिमल्स जो होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं ये एग्जिबिट करते हैं काफ़ी तरीके की मूवमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग करना, जिसको आप साइक्लोसिस भी कहते हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा के अंदर एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है ये। सीलिया का मूवमेंट, फ्लैजेला का मूवमेंट, टेंटिकल्स का मूवमेंट भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो यूनिसेलुलर के अंदर भी हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है, जैसे जिसका एग्जांपल है स्टीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और मल्टी सेलुलर के अंदर भी हमें मूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हो गए ये अलग अलग तरीके की, इनके अंदर वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स पॉसिबल होती हैं और हर तरीके के ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। अलग अलग तरीके से हम लोगों के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट देखने को मिलेगी। बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स का भी क्या हिसाब है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपने लिम्स यानी हाथ पैर को, जबड़ों को, जॉस के अंदर भी अब इम्पॉर्टेंट बात है कौन सी जॉ मूवेबल है, ओनली द लोअर जॉ इज़ मूवेबल, अपर जॉ आपकी मूवेबल नहीं है। ये पॉइंट याद रखना। जॉज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखना, ओनली द लोअर जॉ इज़ मूवेबल, ओनली द लोअर जॉ इज़ मूवेबल, अपर जॉ आप मूव नहीं कर सकते हो अपनी, चाहे ट्राई करके देख सकते हो। आईलिड्स हो गई, टंग है, ये सब मूवमेंट हम लोग करते ही हैं ह्यूमंस। ये क्या है, सम ऑफ द मूवमेंट्स हैं। अच्छा ये क्या हो गई, इसके बाद एनसीईआरटी क्या बात कर रही है, सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। कुछ मूवमेंट्स ऐसी हैं जिनकी वजह से चेंज ऑफ प्लेस हो जाता है या फिर लोकेशन में चेंज हो जाता है। इन मूवमेंट्स को ही हम लोगों ने क्या बोला, लोकोमोशन बोला। और ये मूवमेंट कैसी होती हैं, वॉलंटरी होती हैं। सच वॉलंटरी मूवमेंट्स को आप लोकोमोशन कहते हो, जैसे वॉक करना, दौड़ कर कहीं चले जाना, क्लाइंब कर जाना, उड़ जाना किसी ऑर्गेनिज्म का, स्विम करना, ये सब क्या है, फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट हैं। लोकोमोटरी मूवमेंट्स क्यों बोला, क्योंकि इन सब की वजह से चेंज ऑफ प्लेस या लोकेशन हो रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आपका कि मूवमेंट को आप तब लोकोमोशन कहोगे जब उसकी वजह से चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर एनसीईआरटी कहती है क्या कि भाई आप ये समझोगे कि हो सकता है कि मूवमेंट करने वाली चीज़ें अलग हैं और लोकोमोशन करने वाली चीज़ें अलग हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मैं ये वीडियो बनाते हुए आपको पढ़ाते हुए बोल रहा हूँ, तो मेरी लोअर जॉ मूव कर रही है, तो ये मूवमेंट है लेकिन लोकोमोशन नहीं है, क्योंकि मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो बैठा ही हुआ हूँ, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो आप यूँ सोचो कि भाई मूवमेंट करने वाले स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं और लोकोमोशन करने वाले अलग होते हैं। लेकिन आप ये चीज़ सोचो कि आप अपने हाथ से काफ़ी सारे काम करते हो और अपने पैरों से भी काफ़ी सारे काम कर लेते हो और पैरों से ही आप चलते भी हो। यही चीज़ हमें ऑर्गेनिज्म के केस में, मान लो एक डॉग है, तो वो डॉग अपने जो पैर हैं उसके, उससे काफ़ी सारे काम कर रहा है, सर भी खुजा रहा है, चल के भी जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो ज़रूरी नहीं है क्या कि जो लोकोमोशन करने वाले स्ट्रक्चर्स हों वो डिफरेंट हों उन स्ट्रक्चर्स से जो बाकी की तरीके की मूवमेंट को कर रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट्स। अब इसका एग्जांपल एनसीईआरटी दे रही है पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया ही मूवमेंट करवाते हैं, किस चीज़ का, फूड का, साइटोफेरिंग्स के थ्रू, और लोकोमोशन में भी हमारा सीलिया ही मदद करता है।
ये भी आपको फैक्ट याद रखना है कि जो पैरामीशियम है आपका, वो पैरामीशियम के अंदर सीलिया के 2 काम हैं। पहला काम क्या है, मूवमेंट करना, किसका, फूड का, किसके थ्रू, साइटोफेरिंक्स के थ्रू, और लोकोमोशन करवाना भी सीलिया का ही काम है। फिर एनसीईआरटी एग्जांपल देती है हमें, पहला एग्जांपल पैरामीशियम का था, अब दूसरा एग्जांपल आता है हाइड्रा का। हाइड्रा के अंदर होते हैं टेंटेकल्स। हाइड्रा टेंटेकल्स यूज़ करता है अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए भी और लोकोमोशन के लिए भी। तो ये जो है दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी ने हमको दिया, क्या चीज़ कि हाइड्रा जो है वो कैप्चर करने के लिए भी प्रे को और लोकोमोशन के लिए भी अपने टेंटेकल्स का इस्तेमाल करता है। अब एनसीईआरटी तीसरा काम देती है ह्यूमंस का, एग्जाम्पल देती है, सॉरी, ह्यूमंस का। क्या एग्जाम्पल है कि वी का मतलब हम ह्यूमंस, तो वी यूज़ लिम्स को इस्तेमाल करते हैं, हाथ पैर को, ताकि क्या कर सकें, चेंज कर सकें अपना बॉडी पोस्चर, और लोकोमोशन में भी हम लोग अपने लिम्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तीसरा एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया किसके कॉन्टेक्स्ट में, कि जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं ज़रूरी नहीं है कि ये अलग ही हों उन स्ट्रक्चर्स से जो मूवमेंट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास 3 एग्जाम्पल हाजिर हैं। अब एनसीईआरटी एक स्टेटमेंट बनाने वाली है, उसके लिए भूमिका तैयार कर रही है, क्या कि द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करती हैं कि मूवमेंट और लोकोमोशन को आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते, ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब इनको जोड़ोगे कैसे, द टू में बी लिंक्ड बाय स्टेटिंग दैट, कि सारे के सारे लोकोमोशन जो होते हैं वो मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन सारी की सारी मूवमेंट जो होती हैं वो लोकोमोशन नहीं होता, बिकॉज सारी की सारी मूवमेंट की वजह से चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ लोकेशन नहीं होता, लेकिन चेंज ऑफ लोकेशन की वजह से अपना लोकोमोशन ज़रूर होता है। तो सारी के सारे लोकोमोशन जो हैं वो तो मूवमेंट होते ही होते हैं, लेकिन सारे के सारे मूवमेंट्स हमारे लोकोमोशन नहीं होते। मैं एक जगह पे बैठे बैठे भी मूवमेंट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ वो मूवमेंट के अंदर ही शुमार होगा। अब बात आती है क्या, कि एनसीईआरटी कहती है कि मेथड्स ऑफ लोकोमोशन जो एनिमल्स परफॉर्म करते हैं वो वेरी करता है, किस हिसाब से, कि वो किस हैबिटेट में रह रहा है और सिचुएशन कौन सी है कि जहाँ पर वो है। भाई अगर मान लो मुझे किसी जगह पे चल के जाना है, तो ऑब्वियसली मैं कौन से मेथड ऑफ लोकोमोशन का इस्तेमाल करूँगा, कि मुझे वॉक करना है या रन करना है, क्या मैं उस सिचुएशन के हिसाब से जो सिचुएशन डिमांड कर रही है उस हिसाब से मैं अपनी लोकोमोशन करूँगा, या हैबिटेट के हिसाब से करूँगा। अगर मैं भाई पानी में हूँ तो पानी के अंदर मैं चल तो सकता नहीं, तो मैं हैबिटेट के हिसाब से क्या करूँगा, भाई स्विम करूँगा उसके अंदर। तो ये एग्जांपल मैंने समझाने के लिए बोला। एनसीईआरटी क्या कह रही है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कि मेथड्स ऑफ लोकोमोशन जो परफॉर्म कर रहे हैं हमारा एनिमल, वो वेरी करेगा उसकी हैबिटेट के हिसाब से और सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से। हाउएवर लोकेशन जनरली किस सब चीज़ों के लिए होता है, फूड को ढूंढने के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स को ढूंढने के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर जाने के लिए, या वहाँ से एस्केप कर जाने या फिर एस्केप करने के लिए अपने एनिमी या प्रेडेटर से। इस तरीके से हमें लोकोमोशन जनरली देखने को मिलता है। ये जनरल स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आप याद रखना। फिर अब एनसीईआरटी टाइप्स ऑफ मूवमेंट बताती है। ये बोल रही है कि ये 3 टाइप की मेन मूवमेंट है, लेकिन मेन मूवमेंट 4 दे रखी हैं इसने। पहला है अमीबॉइड, दूसरा सीलियरी, तीसरा मस्कुलर, और चौथा एनसीईआरटी यहाँ आकर के देती है फ्लैजेलर मूवमेंट। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैजेलर मूवमेंट से। अब एनसीईआरटी कह रही है कि चैप्टर 8 के अंदर आप सीलिया और फ्लैजेला के बारे में पढ़ चुके हो, कि ये आउट ग्रोथ होती हैं सेल की मेम्ब्रेन की, और जो फ्लैजेला है वो हेल्प करती है स्विमिंग में, किस चीज़ को, स्पर्मेटोजोआ को। और स्पर्मेटोजोआ कहाँ पर आता है भाई, हमारा इस तरीके से चला जाता है, कंसीव कर लेता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर वगैरह वगैरह, वो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का पार्ट है। बहरहाल हमें ये पता है कि जो फ्लैजेलर मूवमेंट होती है वो हेल्प करती है स्विम करने में हमारे स्पर्मेटोजोआ को, और मेंटेनेंस के अंदर वाटर करंट इन दी स्पंजेस के अंदर जो कैनाल सिस्टम होता है उसके अंदर वाटर करंट को मेंटेन करने का काम भी हमारी फ्लैजेला करती है। और प्रोटोजोअन्स के अंदर भी, जैसे यूग्लिना है, उसके अंदर भी हमें फ्लैजेला देखने को मिलती है जो लोकोमोशन के अंदर हेल्प करेगी। तो हमें फ्लैजेलर मूवमेंट के 3 एग्जाम्पल्स देखने को मिले। पहला एग्जाम्पल हमारे स्पर्मेटोजोआ के अंदर देखने को मिला, दूसरा स्पंजिस के अंदर कैनाल सिस्टम के अंदर देखने को मिला, और तीसरा हमारा यूग्लिना जो एक प्रोटोजोआ है उसके अंदर हमें हमारी फ्लैजेलर मूवमेंट्स देखने को मिली। तो ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, आप ये याद रखना।
फिर बात आती है हमारी क्या कि हम लोग वापस अपने टेक्स्ट की तरफ चलें तो एनसीईआरटी ने हमसे क्या बोला कि अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर वो हो सकती हैं, मूवमेंट हो सकती हैं। अब अमीबॉइड के लिए एनसीईआरटी ने हमारा ये पैराग्राफ डेडिकेट किया। ये पहला पैराग्राफ अमीबॉइड के लिए डेडिकेटेड है, सेकंड पैराग्राफ सीलियरी मूवमेंट को समझाने के लिए है, और तीसरा फिर हमारा मसल की तरफ हम बात करेंगे। अब एनसीईआरटी कहती है कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट। मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एग्जिबिट करते हैं हमारी अमीबॉइड मूवमेंट को। और ये जो अमीबॉइड मूवमेंट होती है ये सूडोपोडिया के थ्रू काम करता है। सूडोपोडिया कैसे बनता है? स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म से बनता है। अब ये डायग्रामेटिक मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए थोड़ा सा बनाया है कि मान लो ये हमारा जो है मैक्रोफेज या फिर ल्यूकोसाइट समझ लो, या इसको अमीबा ही मान लो। इसके अंदर क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म की थोड़ी स्ट्रीमिंग हुई किनारे किनारे में, और ये हमने कुछ इनगल्फ करना था। कोई भी पार्टिकल है, ये मान लो एंटीजन कुछ भी है ये, ठीक है, पैथोजन ही मान लो इसको। अब इस तरीके से हमारा ये इसको एनगल्फ करना है, तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म जो है स्ट्रीम करके इसके किनारे आएगा, एक तरीके से वैक्यूल बन के अंदर आ जाएगा। ये होएगी अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड की मूवमेंट क्यों बोला हमने? क्योंकि अमीबा भी इसी तरीके से अपना फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है। और ये किस तरीके से होता है? सूडोपोडिया। अब सूडो का मतलब हमारा होता है झूठा, और पोडिया मतलब हाथ पैर, लिम्स। तो ये झूठे लिम्स, इसने क्या करा भाई, एक तरीके से ये हाथ ही तो बना लिए। ऐसे हो गया जैसे हाथ के थ्रू इसको पकड़ के अंदर ले लिया। लेकिन क्या कोई चीज़ ये एक्चुअली में कोई लिम्ब है? क्या कोई एक्चुअली में पॉड्स हैं? ये नहीं, किसी भी तरीके का नहीं है। इसलिए हमने इसको बोला ये झूठे हाथ पैर हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा सूडोपोडिया। और ये सूडोपोडिया फॉर्मेशन के अंदर कौन हेल्प कर रहा है हमारा? इस तरीके की मूवमेंट के अंदर कौन हेल्प कर रहा है अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर? जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं हमारे सेल के, जैसे हमारा माइक्रोफिलामेंट्स, ये इन्वॉल्व होते हैं अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर। वापस से समझो, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे हमारा मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट्स, हम ब्लड के अंदर ये एग्जिबिट करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तो नाम याद रखना। ये जो अमीबॉइड मूवमेंट है किसके थ्रू होती है? स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इसका मैकेनिज्म है, और सूडोपोडिया फॉर्मेशन के थ्रू ये होती है। अब ये सूडोपोडिया फॉर्मेशन के थ्रू हो रही है तो क्या होगा, अपना पार्टिकल एक तरीके से एनगल्फ हो जाएगा। इसके अंदर फॉर्मेशन जो हो रही है इसकी, ये हो किस वजह से रही है? तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं हमारे, उनकी वजह से हो रही है। एग्जाम्पल क्या है साइटोस्केलेटल एलिमेंट का? हमारा माइक्रोफिलामेंट, जो कि अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर जो है इन्वॉल्व होता है। फिर सेकंड बात आती है हमारी सीलियरी मूवमेंट की। सीलियरी मूवमेंट नाम से पता चल रहा है कि सीलियरी मूवमेंट सीलिया के थ्रू होगी। कहाँ कहाँ पे होगी? लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स जो हैं हमारे, जो सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड हैं, वहाँ पर होगी। अब आगे बात करें, जैसे ट्रैकिया में हमें देखने को मिल रहा है, तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होता है सीलिया का ट्रैकिया के अंदर, जिस वजह से डस्ट पार्टिकल्स को आप रिमूव कर सकते हो, या फिर कोई फॉरेन सब्सटेंस अगर आपने इनहेल कर लिया है एटमॉस्फेरिक एयर के साथ साथ, उसको भी आप रिमूव कर सकते हो। दूसरा हमें एग्जांपल कहाँ देखने को मिल रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर पैसेज ऑफ ओवा जो है सीलरी मूवमेंट से फैसिलिटेट हो रहा है। इस तरीके से जो है अपना ओवा रिलीज़ होके आया होगा, तो ये ओवा है, और यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होंगे तो इसको आगे पुश करते चले जाएंगे। ये हमारे सीलिया ऐसे प्रेजेंट होंगे, और ये आगे इसको ऐसे रो की तरह आगे भेज देंगे। इसको जैसे नाव चप्पू से चलती है उस तरीके से आगे को भेज दिया जाएगा। ये सीलियरी मूवमेंट के दो एग्जांपल ट्रैकिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हमने देखा। ट्रैकिया के अंदर जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स रिमूव करने थे उनमें, और एटमॉस्फेरिक एयर के साथ साथ अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस आया था उसको रिमूव करने में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हमारा पैसेज ऑफ ओवा जो है फैसिलिटेट हुआ सीलियरी मूवमेंट के थ्रू। लास्ट आती है हमारी मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट जो है हमारी, वो किस तरीके से होगा कि जैसे हमारे लिम्स हैं, जॉज हैं, हमारा टंग है, ये सब मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू होता है। अब जो मस्कुलर मूवमेंट है ऑब्वियसली मसल्स के थ्रू होगा, तो मसल्स की कौन सी प्रॉपर्टी? मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, जो कि अफेक्टिवली यूज होती है लोकोमोशन में और बाकी के मूवमेंट्स में बाय द ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मसल की कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है?
कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो है हमारी मसल के पास, इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है कि मसल की कौन सी प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है लोकोमोशन में और मूवमेंट में, किसी भी चीज़ के अंदर हम लोग देख रहे हैं। तो लोकोमोशन का क्या काम है? लोकोमोशन रिक्वायर करता है एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम के न्यूरल सिस्टम जो है कमांड करेगा, स्केलेटल सिस्टम जो है अपना वो कोऑर्डिनेट करेगा और मस्कुलर सिस्टम उसको एक्शन में लेकर के आएगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं होंगी तब हमारा लोकोमोशन परफेक्ट होगा। आप ये चीज़ समझने के लिए ना एग्जांपल देख लो कि भाई कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, अगर ये न्यूरल सिस्टम डिस्टर्ब है, जैसे मान लो किसी ने जो है ड्रिंक कर रखी है, अल्कोहल ड्रिंक कर रखी है, उसका न्यूरल सिस्टम बिगड़ा पड़ा है, तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, यानी लोकोमोशन उसका ख़राब हो गया। तीनों में से कोई एक चीज़ भी ख़राब होगी तो लोकोमोशन बिगड़ जाएगा। स्केलेटल सिस्टम की बात करें, अगर मान लो किसी की हड्डी टूटी हुई है तो लोकोमोशन नहीं कर सकता, वो बहुत पेन होगा उसको, है ना। या फिर आप समझ लो कि किसी के पास कोई पैर नहीं है ना, कोई लंगड़ा आदमी है, उसका एक पैर नहीं है, तो क्या वो परफेक्टली लोकोमोशन कर सकता है? नहीं, चलने फिरने में दिक्कत होगी। या फिर तीसरी चीज़ समझ लो, किसी के केस में, जैसे पोलियो का केस है, पोलियो के केस में मस्कुलर उसकी बहुत हाइपोट्रोफी हो रखी है, बहुत पतली पतले वगैरह इस तरीके से हैं, है ना, बहुत दिक्कत हो रखी है, तो मस्कुलर उस पार्ट के अंदर दिक्कत है, तो क्या वो चल फिर आराम से पाएगा? नहीं। तो हमें क्या देखना है कि मस्कुलर सिस्टम भी हमारा अच्छे से काम कर रहा हो, स्केलेटल सिस्टम भी अच्छे से काम कर रहा हो और न्यूरल सिस्टम भी हमारा अच्छे से काम कर रहा हो, तभी जा कर के हमारा जो लोकोमोशन है वो परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड होगा। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मसल्स का टाइप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है मसल्स का, मैकेनिज्म क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन का, और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के। अब बात आ रही है मसल्स की, तो हम लोग मसल के बारे में पढ़ेंगे कि मसल जो है देखो 3 टाइप की होती हैं। एनसीईआरटी आपको बता रही है क्या कि जो मसल होती है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, किस ओरिजिन का? मीजोडर्मल ओरिजिन का। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखनी है कि मसल्स का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। और कितना वेट होता है? 40 to 50% जो है बॉडी वेट हमारा वो मसल ही कंट्रीब्यूट कर रही है। अब मसल्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसके पास? एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिबिलिटी की प्रॉपर्टी है और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। ये 4 प्रॉपर्टी का नाम रट जाना चाहिए कि ये हमारे मसल्स के पास है। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऐसी चीज़ है जिसके बेसिस पे ही हमारा लोकोमोशन हो रहा है। ये एनसीईआरटी ने आपको यहाँ बता दिया इस जगह पर। बहरहाल हम लोग आगे चलें। मसल्स को अब देखो क्लासिफाई किया हुआ है अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से, जैसे लोकेशन कैसी है, अपीयरेंस कैसी है, नेचर ऑफ रेगुलेशन कैसा है उनकी एक्टिविटीज़ का, कि मतलब हम लोग वॉलंटरीली उनको कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन एनसीईआरटी क्या कह रही है? बेस्ड ऑन देयर लोकेशन के हिसाब से हमने 3 टाइप की मसल्स को क्लासिफाई किया है। क्या टाइप्स हैं वो? स्केलेटल मसल कौन कौन सी हैं, विसरल मसल्स और कार्डियक मसल। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है इसका बेसिस क्या है? लोकेशन है इसका बेसिस, कि बेस्ड ऑन द लोकेशन हमने इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर अपनी मसल्स को क्लासिफाई कर लिया। अब हम लोग देखें कि क्या क्या है क्लासिफिकेशन के अंदर। तो स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? स्केलेटल मसल्स नाम से पता चल रहा है कि स्केलेटल कंपोनेंट्स यानी हड्डी से जुड़ी होगी, हड्डी से जुड़ी होंगी तो भैया हमारे उसमें होगा वॉलंटरी, हम लोग इसको मूव कर सकते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल है, यानी हम लोग अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरी बाइसेप्स है या आपकी बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है ना, एब्डोमेन की मसल्स हैं जो आप फ्लेक्स कर ले रहे हो, ऊपर नीचे कर ले रहे हो। रेस्पिरेशन के लिए डायफ्राम हो गया आपका, है ना, आप अपने मन से उसको कर ले रहे हो कंट्रोल। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? हमारे स्केलेटल मसल्स हैं। ये स्केलेटल मसल्स क्या होंगे? स्केलेटल कंपोनेंट्स, यानी किसी ना किसी हड्डी से जुड़ा होगा। किस तरीके की अपीयरेंस होती है? स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होती है, स्ट्राइएशंस देखने को मिलती हैं। अभी इसको हम लोग और फर्दर देखते हैं, एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम भी दिया है इसका। माइक्रोस्कोप के अंदर कैसा देखने को मिल रहा है? स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस किस में देखने को मिल रही है? माइक्रोस्कोप में, नेकेड आई से नहीं मिलेगी ये, और इसीलिए हम लोग इसको स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। इनकी एक्टिविटीज़ वही बात की वॉलंटरी हैं, यानी हमारे कंट्रोल में है, और प्राइमरीली ये किसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं? लोकोमोटरी एक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं और बॉडी के पोस्चर को चेंज करने में मदद होती है इनसे। विसरल मसल्स की बात करें तो नाम में आ रहा है विसरा के अंदर है, विसरा के अंदर है तो क्या हो गया? इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स के अंदर ये प्रेजेंट है, और बॉडी की जैसे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वगैरह के अंदर ये प्रेजेंट होंगी, और इनके अंदर किसी भी तरीके का स्ट्राइएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइएशन
और स्मूथ होती हैं अपीयरेंस में। इसीलिए विसरल मसल्स का दूसरा नाम क्या है हमारा, स्मूथ मसल्स, या फिर हम लोग इनको क्या भी कह सकते हैं, नॉन स्ट्राइटेड मसल भी कह सकते हैं। इनकी एक्टिविटी वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती, वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से इसकी एक्टिविटी को बदल नहीं सकता, और इसीलिए इसको इनवॉलंटरी मसल भी हम लोग कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल। अब आप एक चीज़ देखो, विसरल मसल के क्या क्या नाम हो गए, स्मूथ मसल हो गए, नॉन स्ट्राइटेड मसल हो गया, और इनवॉलंटरी मसल भी हम लोग विसरल मसल को ही कह रहे हैं। ये एग्जिस्ट करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गमीट्स टू द जेनिटल ट्रैक्ट। ये एग्जाम्पल्स हो गए कि ये कहाँ पर मदद कर रही है। तो हमारी विसरल मसल किस में कर रही है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर खाना ले जाना, पेरिस्टालसिस वगैरह की जो मूवमेंट हो रही हैं वो विसरल मसल्स ही तो कर रही हैं हमारी। या चर्निंग ऑफ द स्टमक जो हो रहा है वो भी विसरल मसल्स के ही थ्रू हो रहा है। फिर गैमीट्स जो ट्रैवल कर रहे हैं हमारे जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, वो भी एस्पिरेशन वगैरह जो हो रहा है वो सब भी विसरल मसल्स की ही थ्रू हो रहा है। फिर तीसरी चीज़ आती है हमारी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पर होगा, मसल्स ऑफ द हार्ट हैं ये, मसल्स ऑफ द हार्ट हैं। तो मैनी कार्डियक मसल जो हैं असेंबल कर जाती हैं एक ब्रांचिंग पैटर्न के अंदर और फॉर्म करती है हमारी कार्डियक मसल। अपीयरेंस के हिसाब से तो ये स्ट्राइटेड है, लेकिन इनवॉलंटरी इन नेचर होती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का कोई कंट्रोल नहीं होता इनकी एक्टिविटी पे। और ये लास्ट में एनसीईआरटी ने वर्ड यूज़ किया, डायरेक्टली। इससे आपको इशारा मिला क्या कि नर्वस सिस्टम डायरेक्टली तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली इसको कर सकता है कंट्रोल। अब हम लोग मस्कुलर टिश्यू को पढ़ें, आपको मस्कुलर टिश्यू एनसीईआरटी ने यहाँ पर भी दिया है। ये जो 7th चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसके अंदर मस्कुलर टिश्यू मिलता है आपको। एनसीईआरटी आपको बता रही है क्या कि हर मसल जो होती है वो कई सारे सिलेंड्रिकल फाइबर से मिलकर के बनती है, एक पैरेलल अरेंजमेंट में ये लगे हुए होते हैं। ये जो फाइबर होते हैं ये कई सारे फाइब्रिल से मिलकर के बने होते हैं, जिसको आप मायोफाइब्रिल बोलते हो। यानी एक मसल ऐसी मिलेगी आपको और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मसल के बंडल लगे हुए होंगे, और इन मसल के बंडल के बीच में अपना मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होंगे। ये चीज़ एनसीईआरटी ने कही। मसल फाइबर क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी ही हमने पढ़ा कि वो प्रॉपर्टी है जो मदद कर रही है लोकोमोशन के अंदर। तो ये शॉर्टन हो जाएगी यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी जब इसको स्टिमुलेट किया जाएगा, और रिलैक्स हो जाएगी यानी अपनी वापस से उसी अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट वाली लेंथ पे पहुंच जाएगी। जो एक्शन है इनका जो एक्शन है वो मूव करता है बॉडी को ताकि वो चेंज कर पाए, ताकि वो एडजस्ट कर पाए, ताकि हमारी बॉडी एडजस्ट कर पाए जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ, और अपना पोजीशंस जो है वो मेंटेन कर पाए, अपनी पोजीशन जो है किस तरीके से खड़े हैं वगैरह वगैरह ये हम लोग मेंटेन कर पाएँ। इन जनरल मसल जो है एक बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं सारी की सारी बॉडी के अंदर, जितनी मूवमेंट्स हो रही हैं उसके अंदर। मसल्स कितनी टाइप की हैं, तो 3 टाइप की हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल वही हमारा नाम से हम लोग पढ़ चुके हैं इसको कि स्केलेटल मसल क्या होती है, स्ट्राइटेड मसल को ही हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल। और ये कैसी होती हैं, वॉलंटरी होती हैं। वापस से हम लोग इधर स्विच करें तो स्केलेटल मसल है हमारी, दूसरी टाइप की मसल है स्मूथ मसल, इनवॉलंटरी मसल भी इसको बोलते हैं हम लोग। और क्या क्या बोलते हैं इसको, स्मूथ मसल है, विसरल मसल, नॉन स्ट्राइटेड मसल और इनवॉलंटरी मसल। 4 तरीके के नाम है इसके पास। लास्ट में हमारी कार्डियक मसल बचती है जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में देखने को मिलेगी। स्केलेटल मसल की बात करें फिर से एनसीईआरटी क्या कह रही है कि स्केलेटल मसल टिश्यू जो होता है वो क्लोजली होता है अटैच कहाँ पर, स्केलेटल बोन्स के साथ, हड्डी से जुड़ा होगा। इन अ टिपिकल मसल जैसे कि बाइसेप्स को अगर आप देखो जो स्ट्राइटेड है यानी स्ट्रिप्ड है, तो स्केलेटल मसल फाइबर जो होंगे बंडल टुगेदर होते हैं एक पैरेलल फैशन के अंदर, और एक शीथ होती है एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की। कैसी, टफ कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि एनक्लोज करती है काफ़ी सारे बंडल्स को। अब आप यहाँ पर देखो, ये आपको स्केलेटल मसल का डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी ने, और ये स्ट्राइएशंस भी हमें दिखा रखी हैं कि हमने ये स्ट्राइएशंस देखने को मिल रही हैं, है ना। इस तरीके स्ट्राइएशंस हमें ये कार्डियक मसल्स के अंदर भी देखने को मिलती हैं। अब आप एक चीज़ ये देखो कि ये हमारी जो है ये है हमारी कैसी, स्केलेटल मसल्स जो हमारा वॉलंटरी मसल है, ये है हमारा कार्डियक मसल, और ये है हमारी स्मूथ मसल। अब देखो जो हमारी ये स्ट्राइटेड मसल है जिसको हम लोग वॉलंटरी बोल रहे हैं, स्केलेटल मसल, और हमारी ये वाली स्मूथ मसल्स, ये दोनों अनब्रांच्ड हैं, लेकिन हमारी कार्डियक वाली ये होती है ब्रांच्ड। अच्छा दूसरी चीज़,
यानी इन दोनों के बीच में कॉमन सिमिलैरिटी क्या हुई कि ये दोनों हमारा ये स्मूथ मसल और हमारी ये वाली मसल जो स्केलेटल मसल है ये दोनों होती हैं हमारी अनब्रांच्ड, और ये जो है हमारी ये ब्रांच्ड है देखने को मिल रही है। ये जो हमारा कार्डियक मसल टिश्यू है ये ब्रांच्ड देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी हुई कि ये दोनों अनब्रांच्ड हैं, लेकिन इसके और इसके बीच में क्या सिमिलैरिटी हुई कि इसमें भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है और इसमें भी स्ट्राइएशन प्रेजेंट है। तो स्केलेटल टिश्यू जो है हमारा, स्केलेटल मसल्स जो हैं वो कार्डियक के साथ रिजेंबल कर रही हैं किस हिसाब से कि इन दोनों के अंदर ही हमें स्ट्राइएशंस देखने को मिल रहा है। अब स्मूथ मसल्स की क्या बात कर रही है एनसीईआरटी कि स्मूथ मसल को अभी पढ़ते हैं। पहले कार्डियक मसल को देखो कि कार्डियक मसल टिश्यू क्या है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ ओनली इन द हार्ट, सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट है। सेल जंक्शन जो होता है हमारा वो फ्यूज़ कर जाता है, प्लाज्मा फ्यूज़ कर देते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स को, और इनको एक साथ चिपका देते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं जो इंटरकैलेटेड डिस्क हैं, अब ये नाम नहीं भूलना है, इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ पर प्रेजेंट होगा, कार्डियक मसल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होगा, और कुछ फ्यूजन पॉइंट्स पे ये प्रेजेंट होता है जो कि अलाउ कर देता है सारे के सारे सेल्स को एक साथ कॉन्टैक्ट करने पे, यानी सेल्स जो हैं कॉन्टैक्ट करेंगे एज अ यूनिट। यानी जब एक सेल को सिग्नल मिलेगा कॉन्टैक्ट करने का तो पूरे के पूरे जो पड़ोसी आसपास के सेल्स हैं वो सब स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो हमारा हार्ट एक यूनिट की तरह कॉन्टैक्ट करता है, और ये हम लोग किस तरीके से देख चुके हैं, हमारा जो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है उसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमारा कार्डियक साइकिल चलती है, कैसे कैसे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अगर उसको अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है, अच्छे से कार्डियक साइकिल चलानी है, तो जो कम्युनिकेशन जंक्शन है इसके पास ये अच्छा होना चाहिए, यानी कम्युनिकेट कर पाना चाहिए हमारा जो हार्ट के सेल्स हैं वो एक दूसरे से, और वो कैसे होता है, हमारी इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू होता है। लास्टली हमारे पास बात आती है क्या, स्मूथ मसल फाइबर की। स्मूथ मसल फाइबर इस तरीके से दिखते हैं, कैसी शेप है, फ्यूजीफॉर्म शेप्ड है, यानी एंड्स जो है वो टेपर कर जा रहे हैं दोनों एंड्स पे, और कोई भी हमें स्ट्राइएशंस शो नहीं हो रही हैं। सेल जंक्शन इनको भी पकड़ के रखता है एक साथ और बंडल टुगेदर होते हैं, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू की ही शीथ में। और यहाँ पर हमारी कैसी कनेक्टिव टिश्यू की शीथ थी जो स्केलेटल मसल के अंदर थी, ये थी टफ। बहरहाल अब हम लोग वापस इसकी बात करें तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू की शीथ के अंदर ही बंडल्ड है, और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल में, स्टमक की वॉल में, इंटेस्टाइन की वॉल में हमें ये सब देखने को मिलेगा। और वही बात, क्योंकि ये स्मूथ मसल है तो ये कैसी हैं, इनवॉलंटरी हैं, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो हम लोग डायरेक्टली सोच के कंट्रोल नहीं कर सकते। वी आर यूजुअली नॉट एबल टू मेक इट कॉन्टैक्ट मियरली बाय थिंकिंग अबाउट इट एज वी कैन डू इट विद द स्केलेटल मसल्स। अगर मुझे अपना बाइसेप्स को वो करवाना है, कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो अपना बाइसेप को मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, लेकिन अपनी ब्लड वेसल्स की वॉल्स को, अपनी स्टमक की जो वॉल के हैं स्मूथ मसल्स हैं या इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं उनको मैं कॉन्टैक्ट या रिलैक्स नहीं करवा सकता अपनी मर्ज़ी से। अब बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स की वॉल में, तो मैं आपसे पूछूं कि स्मूथ मसल्स जो हैं कहाँ पर प्रेजेंट थी ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स जो हैं, हमने अपना जब बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स के 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर है हमारी ट्यूनिका इंटीमा, सबसे अंदर वाली, जो कि स्क्वेमस एंडोथीलियम की मिलकर के बनी है। दूसरी मिडल लेयर है ट्यूनिका मीडिया, और सबसे बाहर वाली एक्सटर्नल लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो ट्यूनिका मीडिया है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं हमारी स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर, और जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये फाइब्रस लेयर है, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी है, और कोलेजन फाइबर यहाँ पर प्रेजेंट है। कोलेजन फाइबर प्लस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हमारे ट्यूनिका एक्सटर्ना में था, और ट्यूनिका मीडिया में क्या था हमारा, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स। तो ये चीज़ वापस से आई अपनी कि स्मूथ मसल्स जो एनसीईआरटी यहाँ कह रही है ब्लड वेसल के अंदर देखने को मिल रही हैं, तो कौन सी लेयर के अंदर देखने को मिल रही है, ट्यूनिका मीडिया के अंदर देखने को मिल रही है, ट्यूनिका मीडिया यानी मिडल लेयर के अंदर। दिस वाज ऑल अबाउट मसल्स। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है स्केलेटल मसल को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है पूरा का पूरा, और किस तरीके से ये जेड लाइन हमारा पूरा सार्कोमियर, और कैसा स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारी की सारी कनेक्टिविटी समझ में आई हो।